तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। अचानक कब कौन कहां पहुंच जाए कुछ पता नहीं चलता। कल दिल्ली से आपको कहानी सुना रहा था और आज वापस एक बार फिर मुंबई आना पड़ा। मुंबई एयरपोर्ट से उतरा, होटल आया और टाइम अब है नहीं, तो इसलिए सीधे पहले कहानी, क्योंकि वादा है आपसे कि कहानी कोशिश करूंगा कि कभी छूटे नहीं, तो इसीलिए पहली जिम्मेदारी, पहला फर्ज था। तो मैंने कहा कि आज की कहानी सुनाता हूं आपको। इस कहानी में मेरी वाइफ ने बड़ी मदद की। आज सुबह जब घर से निकलने लगा दिन में, तो एक कहानी बताई और फिर उस पर रिसर्च किया। तो इसीलिए ये टाइम चूंकि मिला नहीं, आना जाना और ये सारी चीजें, और उसके बाद आपके सामने हाजिर हूं। तो मुंबई एक बार फिर पहुंचना पड़ा है। अभी जस्ट कुछ देर पहले ही पहुंचा हूं और आज की कहानी शुरू करता हूं। सुशांत केस में वैसा कोई अपडेट है नहीं आज। हालांकि कुछ लोगों को बुलाया था एनसीबी ने पूछताछ के लिए, श्रुति मोदी और जया शाह, लेकिन एनसीबी में भी ये हुआ कि एक अफसर जो है उनके वो पॉजिटिव पाए गए कोरोना, तो उस चक्कर में उन लोगों को वापस भेज दिया गया। बाकी टीम जो है एनसीबी की जो दिल्ली से आई, उन सबके प्रेटेस्ट हुए, बट ऊपर वाले का शुक्र है वो सब जो है निगेटिव निकले। तो लेकिन फिर भी आज पूछताछ हुई नहीं। सीबीआई की टीम के बारे में खबर यही है कि वो दिल्ली लौट गई है। लगभग के करीब महीने के आसपास मुंबई में गुजारा, सारी पूछताछ हुई और अब सीबीआई को बाकी जो पूछताछ करनी है वो धीरे धीरे करेगी और फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट का आखिरी इंतजार करेगी, जो शायद 20 सितंबर तक आने की उम्मीद है। तो आज 16 है, 4 दिन की बात और है। लेकिन मुंबई में ड्रग्स को लेकर अभी गहमागहमी शुरू हो गई है। बड़े बड़े स्टार्स के नाम आ रहे हैं, एनसीबी के रडार पे हैं, पूछताछ होगी। शायद परसों एक दो जानी मानी हीरोइन जो है वो एनसीबी के दफ्तर तक पहुंचे और उनको बुलाया जाए पूछताछ के लिए, जो एनसीबी के सोर्सेज उनका कहना है। तो मुंबई फिर पहुंच चुका हूं। क्यों आया हूं ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा, लेकिन अभी कहानी की अब बात। हिंदुस्तान में मैंने ऐसी कई कहानी आपको सुनाई है जिसमें कई लोग जेल में गए 20, 25, 30 साल, एक ने तो 35 साल काटे, और बाद में फिर पता चला कि कई लोग उसमें से बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं, और फिर वो बाहर आ जाते हैं। ये कहानी अमेरिका की है, कहानी ओहियो की है, कहानी 3 शख्स की है, जिसमें 2 भाई हैं सगे और एक उनका दोस्त है। 19 मई 1975, 19 मई 1975 को ओहियो में एक जो मनी ऑर्डर डिलीवर करने वाले एक शख्स जिसका नाम है हैरोल्ड फ्रैंक्स, ये गुजर रहे थे अपने काम से। तभी एक हरे रंग की कार आकर रुकती है और 2 जो वहां पे कहा गया कि काले लोग थे, उन्होंने उस पर हमला किया, उसे मारा पीटा, उसके चेहरे पे तेजाब फेंका, फिर गोली मारी। और ये सब कुछ जो हुआ वो एक वहां पे जनरल स्टोर था, उसके ठीक बाहर हुआ था। तो फायरिंग के दौरान में जो जनरल स्टोर की जो ओनर थी, उनकी वाइफ को भी एक गोली लगी, वो बच गई, लेकिन हैरोल्ड फ्रैंक की मौत हो गई। पुलिस पहुंचती है, पुलिस छानबीन करती है, कोई सुराग नहीं मिलता है। इसी दौरान में वहां से एक बस गुजर रही थी, स्कूल बस, और उस बस को भी इस फायरिंग और उसके बाद चूंकि जो लोकल पुलिस पहुंची तो उसने आसपास में सारी चीजों की घेराबंदी कर दी थी। उस बस में स्कूली बच्चे बैठे हुए थे। उसी बस में एक 13 साल का बच्चा था और उस बच्चे का नाम था वेनोर। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस ने जब पूछताछ की ये कौन थे, हमलावर कौन थे, तो कोई साफ साफ नहीं बता पाया। 13 साल का ये स्कूली बच्चा जो बस में बैठा हुआ था और स्कूल से लौट रहा था, हालांकि जो क्राइम सीन थी वहां से दूरी थी फिर भी, लेकिन वो बताता है कि मैंने कातिल को देखा है। और इसके बाद वो गवाही देता है और उसके बयान के आधार पर पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार करती है। तीनों ही जो अफ्रीकन अमेरिकन मूल के काले लोग थे। उनमें से एक का नाम था रिकी जैक्सन, एक का नाम था रॉनी ब्रिजमैन और एक विली ब्रिजमैन। रॉनी और विली ये दोनों सगे भाई थे और रिकी इनका दोस्त था। उस बच्चे की गवाही ये थी कि मैंने देखा, 2 लोग उसको पकड़े हुए थे, तीसरा दूर खड़ा हुआ था और पुलिस स्टेशन
में उसको जब दिखाया गया, बताया गया, बुलाया गया कि जो जो सस्पेक्टेड थे उनके आधार पर, तो वो इन तीनों को पहचान जाता है और कहता है कि यही तीनों थे जिन्होंने कत्ल किया है और इन्होंने गोली चलाई है। इस बच्चे की गवाही के अलावा और कोई दूसरा सबूत नहीं था। जो ब्रीफकेस उस मनी ऑर्डर वाले के पास था वो जो लेकर गया, वो पैसे नहीं मिले, वो बैग नहीं मिला, जो हरे रंग की गाड़ी थी वो नहीं मिला, कोई फिजिकल प्रेजेंस क्राइम सीन पर इन तीनों का उसके कोई सबूत नहीं मिले, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिला, कोई डीएनए मैच नहीं किया। मतलब एक उस चश्मदीद जिसकी उम्र उस बच्चे की सिर्फ 13 साल, उसकी गवाही के अलावा पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। पुलिस ने उसी बच्चे की गवाही के आधार पर रिकी, रॉनी और विली, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। आनन फानन मुकदमा चला 1975 में और इस बच्चे की गवाही के आधार पर 1975 में उसी साल तीनों को सजाए मौत दे दी गई और यह फैसला हुआ कि इनको डेथ पेनल्टी मिलेगी क्योंकि संगीन जुर्म है। इसके बाद मामला ऊपरी अदालत में गया। 1977 में ऊपरी अदालत ने कुछ चीजों को देखते हुए, चूंकि एक बच्चे की सिर्फ गवाही के आधार पर पूरा केस खड़ा था और बाकी कोई सबूत और सुराग और बाकी कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था, तो उस आधार पर अदालत ने थोड़ी सी मुरव्वत बरती और इन तीनों की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। उम्र कैद में तब्दील करने के बाद इन तीनों को जेल में ही थे और जेल में ही रहे। वक्त बीतता गया। 75 में ये अरेस्ट हुए थे। 75 के बाद 2003 आ जाता है, करीब 28 साल गुजर गए। 2003 में इनमें से एक जो रॉनी ब्रिजमैन था, जिसका एक नाम क्वामे अजामू भी कहते थे, उस जमाने में जब ये पकड़ा गया था तब इसका नाम क्वामे अजामू हुआ करता था। उसी नाम से इसके महल्ले के लोग, इसके दोस्त इसे मानते थे, जानते थे, बुलाते थे। वैसे रॉनी ब्रिजमैन था। 2003 में 28 साल के बाद उसके अच्छे चाल चलन और बाकी चीजों को देखते हुए अदालत ने उसे पेरोल पे कुछ दिनों के लिए बाहर कर दिया। वो पेरोल पे बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो शादी करता है। जब 1975 में इन तीनों को पकड़ा गया था तब रॉनी और इन सभी की उम्र 17 से 18 साल थी। 20 साल का भी कोई नहीं था। 17, 18 और 19। तो इसके बाद ये बाहर आता है, पेरोल पे शादी करता है और इसी दौरान में इसके जो बाकी एक भाई और वो दोस्त हैं वो अभी जेल में है। वक्त बीतता है फिर 2003 के बाद। इतने में एक ओहियो में एक मैगजीन निकलती है। उस मैगजीन का एक जर्नलिस्ट इस कहानी पे इसकी नजर पड़ती है, पुरानी 1975 के इंसिडेंट की। तो उसको पूरा उस केस स्टडी को पढ़ता है, कोर्ट के जो पेपर थे, अदालत में क्या कुछ हुआ, उस पर पूरा स्टडी करता है, रिसर्च करता है और उसे बड़ा अजीब लगता है कि एक 13 साल के बच्चे की गवाही पर 3 लोगों को इतनी कड़ी सजा दी गई है और इन तीनों का डायरेक्ट कोई फिजिकल एविडेंस लिंक एस्टैब्लिश ही नहीं हुआ कभी। उस बच्चे की गवाही को माइनस कर दे तो कोई ऐसा एक भी सबूत नहीं था, न कोई बरामदगी हुई, न वो बैग कभी मिला, न वो हरे रंग की गाड़ी जिसकी जिक्र किया गया, जो विटनेस ने बताया, वो गाड़ी कहीं नहीं मिली, न कोई फिंगरप्रिंट्स थे, न कोई और ऐसे सबूत थे, न कोई दूसरा, तीसरा, चौथा गवाह था। और सबसे बड़ी बात, इन तीनों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। ये जो पहली बार 1975 में पकड़े, इनका पहला एक तरह से जुर्म उस वक्त कानून की नजर में था। ये तीनों, इन लोगों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। 2003 में एक पेरोल पे निकलता है, 2 अंदर रहते हैं और इसी दौरान में इस पेरोल पे ही बाहर आने के बाद उस जर्नलिस्ट को खबर मिलती है जो उस एक मैगजीन में काम करता था। उसके बाद वो इस केस पर रिसर्च करता है। एडी वेरोन इस बच्चे का नाम था पूरा, जिसकी गवाही पे यह सजा हुई थी। उसके बाद वो उस बच्चे को ट्रैक करता है, ढूंढता है, उस बच्चे से जाकर मिलता है, उससे पूछता है। अब वो जाहिर सी बात है कि वो 13 साल उस वक्त 1975 में था और ये बात अब मैं जो कर रहा हूं ये हो रही है उसके बाद 2009-10 की। तो करीब 35 साल, 35, 10, 45 और 3 करीब 48 साल का वो बच्चा हो चुका था, एक बालिग जवान। उससे पूछताछ करता है तो कहता हाँ मैंने देखा था, लेकिन उस जर्नलिस्ट को लगता है कि ये कुछ झूठ बोल रहा है। पता चलता है कि उस बच्चे के आसपास और कौन कौन लोग हैं।
धीरे धीरे जब वो जानकारी हासिल करता है तो उसे जानकारी मिलती है कि उसके इलाके में जहां ये बच्चा उस वक्त रहता था और अब भी रहता है उसी जगह पे, वहां एक चर्च है और उस चर्च में जो पास्टर हैं उन पास्टर की ये बेहद करीब है और बहुत ही रिलीजियस टाइप का भी है। और उस पास्टर से इसने कई सारे कन्फेशन किए, कई सारी चीजें जाकर बोली हैं। कई बार आप लोगों को ही पता होगा कि बहुत सारे फादर और इनके पास जाकर कई अपने राज शेयर करते हैं और वो राज किसी को बताया नहीं जाता है। कई फिल्मों में भी देखा होगा कि अपने जुर्म तक कबूल करते हैं, हिंदी फिल्मों में दिखाया, पता नहीं कितना सही है कि नहीं। लेकिन खैर उस जर्नलिस्ट को ये पता चलता है और फिर धीरे धीरे उस पास्टर का पता चलता है जिसके पास ये जो वैरुण था ये अक्सर जाया करता था। वो जर्नलिस्ट उस पास्टर के पास जाता है और पास्टर को ये पूरी कहानी बताता है और पूछता है कि क्या कभी इस बच्चे ने जो 13 साल की उम्र से 48 का लगभग हो गया, इस केस के बारे में आपसे जिक्र किया? पास्टर उसके साथ बातें करते हैं और पास्टर कहते हैं कि हाँ, उसने इस केस के कुछ वक्त के बाद ही मेरे पास आया था और उसने कन्फेस किया था कि जब वो स्कूल से लौट रहा था और बस में बैठा हुआ था तो इस इंसिडेंट की वजह से बैरिकेडिंग कर दी गई थी, तो वो सीन ऑफ क्राइम से थोड़ी दूरी पर था, लेकिन भीड़ थी, पुलिस थी और एक शख्स लहूलुहान गिरा हुआ था और लोग अफरा तफरी में भाग रहे थे। और उसके बाद उसने ध्यान से किसी को नहीं देखा कि वहां पे कुछ काले लोग खड़े हुए थे, लेकिन उसने बाकी ध्यान से देखा नहीं। तो उसने कन्फेस किया कि जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं उन तीनों का चेहरा उसने नहीं देखा था और न जानता है। पुलिस ने जब उसने बयान दिया कि मैंने देखा और पुलिस ने वो 3 चेहरे और तस्वीरें चूंकि उसी इलाके के थे वो लोग दिखाया, तो इसने बस यूं ही कह दिया कि हाँ ये 3 लोग थे। जो 8-10 तस्वीरें दिखाई गई, 8-10 लोगों को खड़ा किया गया, उनमें से उसने बस 3 पे यूं ही उंगली रख दी और कहा इन 3 को मैंने देखा था। और उस बच्चे की गवाही पर इन 3 को यह सजा हुई। पास्टर के इसके खुलासे के बाद वो फिर उस बच्चे से मिला जो अब बड़ा हो चुका है, उसके पास गया। उसने कहा कि हमें पता है तुमने पास्टर से ऐसा ऐसा कहा है। उस बच्चे ने कहा कि हाँ मैंने सही कहा। बाद में मुझे एहसास हुआ अपनी गलती का, तो मैं ओहियो पुलिस के पास फिर से गया और मैंने कहा कि मैं अपना बयान बदलना चाहता हूं। तब तक पहले फांसी की सजा, फिर जो सजाए मौत, वहां फांसी तो होती नहीं, और फिर उम्र कैद, ये सारी चीजें हो चुकी थी। तो पुलिस ने कहा कि अब कोई मतलब नहीं है, अदालत में फैसला हो चुका, वो इतने लंबे तक सजा काट चुके हैं, तुम्हारा बयान बदला नहीं जा सकता है। तो उसने कहा कि मैंने कुछ चक्कर पुलिस के काटे, उसके बाद पुलिस ने जब कुछ कहा नहीं तो फिर मैं अपनी जिंदगी में ही मस्त रहा और मैं भी भूल गया कि 3 बेगुनाह उसकी एक गवाही की वजह से उनकी पूरी जवानी, उनका लड़कपन, सब कुछ जेल की 4 दीवारी के अंदर खत्म हो गया। उस लड़के ने उस जर्नलिस्ट के आगे ही एक्सेप्ट किया। इसके बाद उस जर्नलिस्ट ने अपनी मैगजीन में पूरी एक स्टोरी छापी, पूरी डिटेल के साथ, और उसमें फैक्ट्स रखे, तथ्य। क्राइम में हमेशा फैक्ट्स बहुत मायने रखता है कि इस एक की गवाही के अलावा ऐसा पूरी अदालती कार्रवाई के दौरान, सजा सुनाने के दौरान एक भी ऐसे सबूत, एक भी ऐसी चीजें नहीं थी जो साबित करे कि इन 3 लोगों की उस मौके वारदात पे मौजूदगी है, या इन्होंने उसका कत्ल किया है, या उन्होंने वो पैसे लूटे, और इनके पास कभी ग्रीन रंग की कोई कार भी नहीं थी। इस मैगजीन के आने के बाद थोड़ा वहां पे असर हुआ, खबर जब आई, लोगों में इस पे चर्चे शुरू हुए। फिर किसी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद फिर से अदालत ने हरी झंडी दी कि इसकी दोबारा सुनवाई शुरू होनी चाहिए। फिर दोबारा सुनवाई शुरू होती है। दोबारा सुनवाई शुरू होने के बाद एक, चूंकि पहले से ही जो क्वामे था वो पेरोल पे बाहर था, उसका भाई जो और उसका दोस्त, इन तीनों को 2011 में ये मैगजीन में खबर छपती है और इस मैगजीन का नाम था क्लीवलैंड सीन मैगजीन। इस मैगजीन में छपने के बाद 2011 में जब ये छपा, 2012 में अदालत ने अपना फैसला सुनाया और उसने उन दोनों को रिहा कर दिया, रोनी के अलावा जो 2 लोग थे। और रिहाई के साथ इनके जो रोनी, रिकी और विली, इन दोनों को रिहा कर दिया। चूंकि रोनी ऑलरेडी पेरोल पे बाहर था, शादी हो चुकी थी, लेकिन उसे रिहाई नहीं मिली थी, क्योंकि यहां पे इस मैगजीन में छपने के बाद रिकी और विली की तरफ से यह केस लड़ा गया कोर्ट में।
तो ये दोनों को बारी कर दिया गया। लेकिन रॉनी का केस अभी भी अटका हुआ था और वो पेरोल पे था, मतलब उसे वापस कभी भी जेल आना था। इन दोनों की रिहाई के बाद रॉनी को भी रास्ता खुला और फिर रॉनी ने भी अदालत में अपील की। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। जिस दिन ये फैसला सुनाया, रॉनी अदालत के अंदर मौजूद था। करीब 28 साल उसने जेल में काट लिए थे टोटल इस कत्ल के लिए। जज ने सारी चीजों को देखते हुए, सारे तथ्यों को देखते हुए, उस बच्चे के बयान, उस पास्टर के बयान और सारे गवाह सबूत को, उसने कहा कि हमें अफसोस है कि 28 साल आपकी जिंदगी जेल की कालकोठरी में रही, आप जेल में रहे उस गुनाह के लिए जिस गुनाह को कभी आपने किया नहीं। तो हम शर्मिंदा भी हैं, कानून भी शर्मिंदा है, प्रशासन भी शर्मिंदा है, ओहियो पुलिस डिपार्टमेंट भी शर्मिंदा है। तो इसका हर्जाना, चूंकि 28 बेशकीमती साल आपने जेल में काटे हैं, ये बताएं कि इसके बदले में आपको क्या चाहिए। जज ने बाकायदा एक कागज आगे किया रॉनी के और बोला कि इस पे आप जो अमाउंट लिखना चाहे हर्जाने के तौर पे सरकार आपको देगी। क्योंकि 28 साल अगर आप बाहर होते, 17 साल की उम्र में आप आए थे, तो 28 साल में अगर आपकी अच्छी नौकरी होती, अच्छी पढ़ाई होती, तो आप बहुत सारे पैसे कमा लेते। 28 साल एक लंबा अरसा होता है। तो इस कागज पे आप पैसे लिखिए और वो पैसे सरकार भरेगी, आपको देगी अपनी गलती को सुधारने के लिए। रॉनी ने उस कागज को देखा, कागज और पेन वापस जज की तरफ किया, रोने लगा और रोते हुए उसने कहा कि मुझे ये कागज और पेन और पैसे नहीं चाहिए। तो बोला फिर आपको क्या चाहिए? उसने कहा जज साहब, ऐसे कानून को बदल दीजिए जिस कानून में किसी बेगुनाह को ऐसी सजा दी जाती हो कि 28 साल तक वो जेल में रहे और कानून को पता ही नहीं है कि वो सही आदमी है या गलत है। इस कानून को बदल दीजिए, बस मेरे लिए ये बहुत होगा, ताकि फिर कोई रॉनी 28 साल तक जेल में न रहे बेगुनाह होकर। जब उसने बात कही तो कहते हैं पूरे कोर्ट रूम में जज समेत जितने लोग मौजूद थे सभी की आंखों में आंसू थे, सभी रो पड़े। जज ने वादा किया और पुलिस को हिदायत दी कि ऐसा कभी ना हो। लेकिन इसके बावजूद जज ने उस रॉनी की सारी बातें सुनी, फिर भी अपनी तरफ से फैसला सुनाया। ओहियो पुलिस को, ओहियो प्रशासन को यह हुक्म दिया कि इन तीनों को, इनके 28 साल, बल्कि एक 28 और बाकी 2003 में पेरोल पे आए थे, बाकी करीब 38 और 39 साल जेल में रहे क्योंकि 2011 में छूटे थे। इन सभी को मुआवजा दिया जाए, इन सभी को पैसे दिए जाएं। अप्रैल 2015 में, उससे पहले जब रिलीज हुआ तो अदालत ने $1 मिलियन इन तीनों के हिस्से में कंपनसेशन के तौर पर दिया। इसके बाद 2016 में $1 मिलियन के अलावा 2.65 मिलियन एक्स्ट्रा दिया। स्टेट कोर्ट की तरफ से यह क्लेम किया गया और स्टेट कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये पैसे दिए जाएं। इसके बाद फिर 2015 में 1.6 मिलियन दिया गया, जिसमें से 969 मिलियन 969 बल्कि 9069.93 ये 37 ईयर्स रहने के लिए एक को मिला। क्वामे अमजू को $647.578 मिला 28 साल जेल में रहने के लिए। और इन सब के बाद अप्रैल 2016 में दोनों भाइयों को एडिशनल $4.38 मिलियन दिए गए। और आखिर में एक जज ने और अप्रूव किया इनकी सारी चीजें, और जैसे जैसे इनके हिसाब किताब किए गए, 28 साल और 39 साल जेल में रहे, कितना कमा सकते थे, क्या कर सकते थे। उसके बाद फिर इनको जो लास्ट सेटलमेंट था 2.4 मिलियन और 2 मिलियन इन तीनों भाइयों को और दोस्तों को दिए गए। तो कुल मिलाकर देखें तो लगभग 10 से 12 मिलियन इन तीनों के हिस्से में आए। रॉनी की एक अपनी जिंदगी है, शादीशुदा वाइफ है, उसके अब बच्चे हैं, और वो वहीं पे उसने अब एक काम शुरू किया है। और वो काम ये है कि न सिर्फ ओहियो में बल्कि अलग अलग अमेरिका के शहर में वो उन लोगों की जांच पड़ताल करता है जिनके बारे में उसे पता चलता है कि वो गलत केस में फंस गए हैं, या उनका केस कमजोर है, या वो बेगुनाह है, उनको कोई मदद नहीं मिल रही है।
ऐसे लोगों की मदद का काम उसने शुरू किया है, शायद इसलिए क्योंकि उसे मालूम है कि 28 साल बेगुनाह होकर जेल में रहने का दर्द क्या होता है। ये थी कहानी उन दो भाइयों और दोस्तों की जिसको 13 साल के एक बच्चे की गवाही के ऊपर ओहियो पुलिस ने उठाकर सीधे पहले मौत की सजा और फिर उम्र कैद की सजा दी, और 28 और 39 साल के बाद यह एहसास हुआ कि तीनों बेगुनाह हैं। इंडिया में भी ऐसे कई केस हो चुके हैं जो मैंने आपको सुनाया है। तो ये थी कहानी। मुंबई लैंड करते ही पहला काम यही है कि आपके लिए कहानी कल भी होगी, और बाकी अब मुंबई में जिस चीज़ के लिए आया हूं वो खबरें भी होती रहेंगी। तो आपसे कल मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। हो सकता है लोकेशन भी चेंज हो। तो आज इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।